देखो सबसे पहले आज अपन लोग रिएक्ट ऐप का फ्लो समझने वाले हैं कि एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन का जो एग्जैक्ट फ्लो होता है वो किस तरीके से काम करता है, यानी डेटा कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। और आपको जब भी आप किसी रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, जैसे समझ लो मैं यहाँ पर आकर अगर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा टर्मिनल खोल के npm स्टार्ट, तो सिंपली क्या होगा, एक पेज मेरे सामने खुल जाएगा और उस पेज पर मुझे कुछ इस तरीके का ये दिखेगा जो हम लोग लास्ट 2 दिन से, जैसे हमने परसों रिएक्ट इंस्टॉल किया था या कल किया था, परसों किया था ना शायद, या कल किया था, तो कल भी ये पेज आपने देखा था। तो अब ये पेज यहाँ तक आ कैसे रहा है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ तक आ कैसे रहा है, वो आपके रिएक्ट ऐप का फ्लो है। ठीक है, तो इस फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले इधर चलते हैं, और ऊपर नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक वाला फोल्डर है, एसआरसी वाला फोल्डर है। ये नोड मॉड्यूल्स आप लोगों को कल समझ में आ गया होगा कि जब भी आप एक नोड जेएस प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पर जैसे नोड मॉड्यूल्स बनते हैं, वैसे यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है उसका डेटा पड़ा है। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है मेरे पास में, तो ये सारी मेरी डिपेंडेंसीज है जो यहाँ लिखी हुई है, जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहला फोल्डर जो है जिसका नाम है पब्लिक, इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल दिखेगी इंडेक्स डॉट एच नाम से। ठीक है, ये सिर्फ इकलौती फाइल है जो एच की फाइल होगी, बाकी कोई एच फाइल आपको बनानी ही नहीं है। सिर्फ एक ही एच की फाइल होगी जिसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच। अब इस इंडेक्स डॉट एच वाली फाइल के अंदर एक डिव है, और उस डिव के अंदर आईडी क्या लगी हुई है, रूट। यही फाइल आपको अभी यहाँ पर दिख रही है, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और एलिमेंट्स में आप जाओगे तो एलिमेंट्स में आप देखो ये डिव दिख रही है जिसमें रूट नाम की आईडी लगी हुई है, यही डिव है। इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है कमेंट, मतलब वही पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा। अब ये जो डिव है, इस डिव के अंदर अगर आप HTML पेज में देखोगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्राउजर पे, तो आपको ये एक डिव दिखा रही है जिसमें ऐप नाम की क्लास है, फिर हेडर है, हेडर के अंदर इमेज टैग है, पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो पॉइंट इज कि इस डिव के अंदर ये सब कुछ डाला किसने, वो समझना है पहले आपको। ठीक है, ये पेज है आपका इंडेक्स डॉट एच जो कि खाली है पूरी तरीके से। इसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर आईडी लगी हुई है रूट। अब थोड़ा सा पीछे चलोगे आप, तो आपको एक और फोल्डर दिखेगा जिसका नाम है एसआरसी। आप जितने भी काम करोगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो आप एसआरसी नाम के फोल्डर में ही करोगे, मतलब आपको और कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, तो एसआरसी नाम के इस फोल्डर के अंदर आपको एक मेन फाइल दिखेगी जिसका नाम है इंडेक्स डॉट जेएस। कल हम लोगों ने एक नोड एप्लीकेशन बनाया था, उसमें भी एक मेन फाइल होनी जरूरी थी। वैसे ही यहाँ पर भी एक मेन फाइल है जिसका क्या नाम है, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ कचरा कोड भी है तो ये मैं हटा देता हूँ जो अभी हमारे काम का नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब वापस इधर आते हैं, तो हमारे पास में एक फाइल है जिसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। ये जो इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल है, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। रूट वाली आईडी कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर। तो सिंपली ये क्या बोल रहा है कि इस पेज पे जाओ और इस पेज में से एक एलिमेंट उठाओ, उस एलिमेंट की आईडी क्या होगी, रूट। तो इसने ये एलिमेंट उठा लिया यहाँ से। ठीक है, अब इस पेज का इस पेज से कनेक्शन कैसे है वो हमें नहीं पता, क्योंकि इंटरनली रिएक्ट ने वो कोड लिख रखा है कि पब्लिक में एक फाइल होगी जिसका नाम क्या होगा, इंडेक्स डॉट एच। अगर आप इसको चेंज करके प्रेम डॉट एच लिख देते हो, ठीक है, तो चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि रिएक्ट को फिक्स क्या पता है कि पब्लिक के अंदर फाइल का नाम क्या होगा, इंडेक्स डॉट एच। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स डॉट एच है इसमें लिखा हुआ है कि ये आपने जो एलिमेंट गेट किया है ना, उस एलिमेंट को रिएक्ट डॉम की मदद से एक रूट एलिमेंट बनाना है। सिंपल सा एक कोड लिखा हुआ है कि रिएक्ट डॉम एक पैकेज है, उस पैकेज की हेल्प से इसको क्या बनाना है, एक रूट एलिमेंट बनाना है। ठीक है, क्रिएट रूट लिखा हुआ है। तो रिएक्ट डॉम एक पैकेज है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपको पैकेजेस को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखो पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है। हमने कल एक fs नाम का पैकेज देखा था जिसने मैंने आपको एक फाइल रीड करके बताई थी नोड की हेल्प से।
या हमने एक पैकेज बनाया था कैलकुलेटर डॉट जेएस, जिसको हमने हमारे इंडेक्स डॉट जेएस पे इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। सेम वैसे ही ये हमारा रिएक्ट डॉम एक पैकेज है, और उस पैकेज को आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट डॉम नाम के इस पैकेज के अंदर से इस फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हो। इस फंक्शन की हेल्प से या इस क्लास की हेल्प से आप एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, और वो एलिमेंट कौन सा है जो आपको इस पेज में से मिल रहा है, ठीक है। अब उस एलिमेंट के अंदर यानी रूट के अंदर आप क्या करवा रहे हो, रेंडर करवा रहे हो। रेंडर करने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बारिश हो रही है बाहर, अच्छा ठीक है, क्या पता हो भी जाए यार, दिख रहा है वहां से, ब्राइटनेस बढ़ाऊं उसकी, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूट डॉट रेंडर। इसका मतलब आप क्या करवा रहे हो, रेंडर करवा रहे हो। रेंडर करने का मतलब क्या होता है, देखो, तो जब भी हम एक HTML का कोड लिखते हैं तो हम एक डिव बनाते हैं, और उस डिव के अंदर हमने लेट से एक h1 टैग बनाया जिसमें हमने हेलो लिखा है, और एक एंकर टैग बनाया जिसमें हमने हाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो मेरा कोड है ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इस कोड का जो आउटपुट है वो हमें कहाँ दिखता है, ब्राउजर पे। जब हमें इस कोड का आउटपुट दिखता है ब्राउजर पे तो उस चीज को बोला जाता है रेंडरिंग। मतलब इस कोड का हमें क्या दिख रहा है, ब्राउजर पे आउटपुट दिख रहा है, और उस चीज को क्या बोला जा रहा है, रेंडर, यानी इस कोड को वहां पर रेंडर करवाया गया है। तो यहाँ सिंपल सा पॉइंट है कि रूट जो मैंने बनाया था उसके अंदर मुझे रेंडर करवाना है। कौन सा गेम खेल रहे हो नितेश, ठीक है। रूट जो है उसके अंदर मुझे क्या करना है, रेंडर करना है। किस चीज को रेंडर करना है, तो अभी के लिए ये हटा देता हूँ, एक ये जो लिखा हुआ है वो भी अभी हमारे काम का नहीं है। हमें किसको रेंडर करना है, एक ऐप को रेंडर करना है। अब ये ऐप क्या चीज है उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर एक फाइल के अंदर जहां से इसको इंपोर्ट किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप। तो आपको यहाँ एक फाइल दिखेगी जिसका नाम है ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ऐप डॉट जेएस के अंदर आपको एक फंक्शन दिखेगा ऐप नाम से। उस फंक्शन में इतना सारा कोड लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। इस ऐप नाम के फंक्शन से आप क्या कर रहे हो, इस पूरे कोड को रिटर्न कर रहे हो। अभी मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ, ये पूरा फ्लो हम वापस से बनाएंगे, ये सब कुछ डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ऐप नाम के ऐप नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शन होता है वैसे लिखा हुआ है फंक्शन ऐप। ये ऐप मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, तो एक HTML का कोड है मान लो, ये यहाँ से भेज रहा है, और यहाँ से एक्सपोर्ट किया इसको। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके हमने कहाँ इंपोर्ट कर लिया, इंडेक्स डॉट जेएस में। कल हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा था। सेम इसी तरीके से होता है ना, वहां पर भी एक ऐड नाम का फंक्शन बना था, सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना था, और हमने इंपोर्ट किया था। आप लोगों की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होगी तो मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्या हो रहा है देखो, आप ऐड मल्टीप्लाई इसको इंपोर्ट कर रहे हो, और सेम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि जो क्लास में पढ़ रहे हो वही वापस आपको बनाना है, कोई नया टास्क नहीं है। जो क्लास में पढ़ा है वो खुद के हाथ से बना के देखना है बस, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, यहाँ से ऐप वाले फंक्शन को एक्सपोर्ट किया, और ऐप वाले फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है, और रूट के अंदर क्या रेंडर करवाया है, इस ऐप को रेंडर करवाया है। अब क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन था, तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका तो ये होना चाहिए था, ऐसे फंक्शन कॉल होता है ना। लेकिन यहाँ जब आपने लिखा है तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख रहे हो, आप कोड लिख रहे हो JSX का। JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल इन दोनों को मिला के आप एक कोड लिख रहे हो। वापस अगर मैं आपको app.js में लेके जाऊं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्लास नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्लास नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये HTML का कोड है ही नहीं। फिर यहाँ पर हेडर दिख रहा है, यहाँ पर देखो SRC में चलते चलते एक लोगो नाम का वेरिएबल था, उसको करली ब्रैकेट लगा के चला दिया। क्या HTML के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये HTML का कोड है ही नहीं। ये किस चीज का कोड है, JSX का कोड है। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर मैं HR टैग लिखता हूँ ऐसे तो ये चलेगा ही नहीं।
एरर आ रही है? क्यों एरर आ रही है? क्योंकि जबकि एचआर तो ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन ये जो कोड है वो किस चीज का कोड है? एक्सएमएल का कोड है। तो एक्सएमएल का कोड क्या बोलता है कि आप कोई भी टैग को खाली ओपन नहीं बना सकते, या तो इसका क्लोजिंग बनाओ, ठीक है, या तो इसकी क्या बनाओ, क्लोजिंग बनाओ। बट क्लोजिंग तो होती नहीं है क्योंकि ये कैसे टैग्स है, ये अनपेयर्ड टैग्स हैं, तो इनको ओपन और क्लोज आप नहीं कर सकते। तो रिएक्ट बोलता है कि फिर इनको सेल्फ क्लोजिंग बनाओ। सेल्फ क्लोजिंग मतलब जो खुद को ही लास्ट में क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो अब ये किस तरीके का टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जो कोड आप देख रहे हो वो HTML का कोड है ही नहीं। वो किस चीज का कोड है? वो है JSX का कोड। JSX का मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, किस चीज का कोड है ये? जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल का कोड है। इसीलिए यहाँ पर ऐप कंपोनेंट, ऐप के फंक्शन, ऐप नाम का जो फंक्शन आपने यहाँ बनाया था, उसको चलाने के लिए आपने क्या लिखा है? एक ऐप नाम का टैग लिखा है, ना कि आपने ऐसे कॉल किया है। ये ऐप नाम का टैग क्यों लिखा हुआ है आपने? क्योंकि आप क्या लिख रहे हो? JSX का कोड लिख रहे हो। तो अभी हुआ क्या, ये जो कोड आपने लिखा हुआ इधर, ये कोड यहां से उठा के कहाँ भेजा आपने? index.js में। index.js इसको यहां से उठा के किस में भेज रहा है? इस div के अंदर भेज रहा है। वापस से समझो क्या हुआ। ये ऐप नाम से मैंने एक फंक्शन बना रखा है, जो कि अब तक आपको फंक्शन लग रहा है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। इस चीज को रिएक्ट की भाषा में बोला जाएगा कंपोनेंट। ये क्या है? एक कंपोनेंट है। ठीक है अर्जुन, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट एक तरीके का कोड है। जैसे फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले फंक्शन को समझो फिर कंपोनेंट पे आता है। फंक्शन क्या होता है? हाँ प्रेम, हनुमान का आज। हाँ, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, ऐसे बदनामी मत कराओ यार। फंक्शन ही नहीं पता आप लोगों को? हाँ तो जल्दी सोचो, एक्सप्लेन कैसे क्या करें? जैसे मैंने आपको बताया था वैसे वापस बताओ। सोनू, फंक्शन क्या होता है? बीटेक वाले कितने बैठे हो यहाँ पे? बीटेक और BCA वाले, दूसरी बार हाथ नहीं खड़ा करना अगर मैं पूछूं तो भी। इतना सिंपल सा टर्म है यार, फंक्शन पूछ रहा हूँ मैं। देखो फंक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ कोड। मतलब कि आपने जब भी फंक्शन बनाए तब आपने क्या किया, बहुत सारा कोड एक जगह पे कलेक्ट कर लिया, और जब भी उस कोड की जरूरत पड़ रही है आप उस फंक्शन को यूज कर रहे हो। यही होता है फंक्शन का मतलब, है कलेक्शन ऑफ कोड। जो आपने कोड कलेक्ट करके रखा हुआ है, जब जब उस फंक्शन की जरूरत, जब जब उस कोड की जरूरत पड़ेगी, इस कोड को ना लिख के इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। कंपोनेंट्स भी उसी तरीके की एक चीज है। जब हम एक रिएक्ट जेएस से बनी हुई वेबसाइट की बात करते हैं, जैसे स्विगी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्विगी रिएक्ट जेएस से बनी हुई वेबसाइट है। और जैसे हम अभी स्विगी की बात करते हैं, तो स्विगी के केस में ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी दिख रहे हैं सब एक ही जैसे हैं, बस इमेज चेंज है उसके अंदर। नीचे सबका टेक्स्ट एक ही कलर का है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं उन सब पे होवर सेम लगा हुआ है। नीचे टेक्स्ट का कलर सेम है, खाली टेक्स्ट ही तो चेंज है। इमेज चेंज है, और क्या चेंज है? ये नीचे जो लोकेशन लिखी हुई है वो चेंज है। यानी टेक्स्ट और इमेज चेंज है, बाकी एलिमेंट तो वैसा के वैसा है ना, स्लाइड तो वैसे ही हो रहा है। तो अगर आप इसको HTML के कोड से बनाते तो आप क्या करते? जितने ये बने हुए हैं उतने डिव्स बनाते। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी, इस वेबसाइट के अंदर ये सारे एक ही जैसे दिखते हैं ना। इनमें फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का। ये सारे एक जैसे ही तो दिखते हैं, फर्क क्या है? टेक्स्ट, इमेज और कलर का। बाकी तो सब कुछ सेम है। बट इन सब के लिए आपको, जितने जैसे 9 है तो आपको 9 बार क्या बनानी पड़ी? डिव बनानी पड़ी। सॉरी, ये 6 है तो आपको 6 बार डिव बनानी पड़ी। ये 9 है तो इनके लिए भी 9 बार डिव बनानी पड़ी। कंपोनेंट इस चीज का सॉल्यूशन है। कंपोनेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट का मतलब है आप HTML का यानी UI
एंड फंक्शनैलिटी। यूआई और फंक्शनैलिटी का कोड एक बार ही लिखोगे। यूआई का मतलब क्या है कि कैसा दिखाना है, ठीक है। यूआई का मतलब कैसा दिखाना है, फंक्शनैलिटी मतलब इसके क्लिक होने पे कहाँ लेके जाना है, ये इसकी फंक्शनैलिटी हो गई एक तरीके से। तो कंपोनेंट क्या बोलता है कि यूआई और फंक्शनैलिटी का कोड जो है ना, वो आपको कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार। अब जब भी आपको इस टाइप की यूआई और इसी टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आप वापस कोड नहीं लिखोगे, आप किसको यूज करोगे, उस कंपोनेंट को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर और नीचे दोनों सेम चीजें है ना, फर्क क्या है, इसमें भी बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है, इसमें भी एक इमेज लगी हुई है, इसमें भी एक टेक्स्ट है, और यहाँ पर नीचे टेक्स्ट है। फर्क क्या है, इधर भी तो सेम ही है, एक इमेज लगी हुई है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो रिएक्ट ये बोलता है कि जब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनका कोड वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिंपली एक कंपोनेंट बनाना है, उसको 10 बार चाहिए तो 10 बार यहाँ यूज कर लो, 10 बार 20 बार चाहिए तो 20 बार यहाँ यूज कर लो। जैसे फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार कोड लिखो और बार बार यूज करो, वैसे ही कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक बार यूआई और फंक्शनैलिटी का कोड लिखो और जितनी बार चाहिए उतनी बार यूज करो। कंपोनेंट क्या होता है, दिमाग में बैठ रहा है। कंपोनेंट का मतलब एक ऐसा कोड जिसमें HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड है। यूआई का मतलब किसका कोड होता है, HTML एंड CSS, और फंक्शनैलिटी मतलब किसका कोड, जावास्क्रिप्ट। तो कंपोनेंट मतलब एक ऐसा कोड जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबका कोड डाला हुआ है। जितनी बार इस तरीके की कोड की जरूरत पड़ेगी उतनी बार क्या करना है सोइल, सिर्फ इस कोड को यूज करना है, ना कि ये कोड वापस लिखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो अभी जो आपने ये ऐप नाम से देखा ना, जो आपने app.js लिखा हुआ है, और ये जो आपने एक फंक्शन बनाया, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ कंपोनेंट। रिएक्ट के हिसाब से ये क्या चीज है, एक कंपोनेंट है। बट क्योंकि इसको जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जैसा लिखा हुआ है, इसके लिए ये कैसा कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के जैसे लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये कैसा कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट जो रिटर्न कर रहा है वो क्या चीज है, ये रिटर्न कर रहा है एक JSX का कोड, ठीक है। ये JSX का कोड यहां से उठाकर यहां कौन लेके आ रहा है, ये ऐप नाम का कंपोनेंट, और यहां से इधर इसके अंदर कौन लेके जा रहा है, ये index.js वाली फाइल, जो रूट डॉट रेंडर करके इस पूरे कोड को कहाँ रेंडर करवा रही है, इसके अंदर। तो अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, ये कमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर वो कमेंट आ रहा है, यहाँ कहीं वो कमेंट नहीं है। अब देखो इधर वापस से चलते हैं, ये HR दिख रहा है, इस HR को आपने यहाँ सेल्फ क्लोजिंग बनाया है, क्या यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग है, नहीं है। वापस से देखना आगे, ये इमेज टैग दिख रहा है, इमेज टैग भी सेल्फ क्लोजिंग है ना, लास्ट में क्लोजिंग है, क्या यहाँ कहीं दिख रही है आपको क्लोजिंग। वापस चलते हैं आगे, क्लास नेम लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लास। हुआ क्या, जो आपका JSX का कोड था, उस JSX के कोड को रेंडर करवाया गया है किसके अंदर, HTML वाली फाइल के अंदर, यानी कौन सी फाइल के अंदर, index.html के अंदर। कहाँ रेंडर करवाया प्रेम, index.html के अंदर। जब JSX को यहां से उठा के यहां रेंडर करवाया, मतलब JSX index.js तक तो पहुंच चुका था, app.js लेके आया ना उसको, यहां से जब उसको इधर भेजा गया, तब उसको क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। किस में कन्वर्ट किया है, JSX टू HTML। मतलब कि ये मेरा कोड किसका है, JSX का कोड है, लेकिन यहाँ जो कोड दिख रहा है वो किस चीज का दिख रहा है आपको, HTML का कोड दिख रहा है। अभी एक और मैजिक देखना, क्या यहाँ SRC में कोई कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लोगो, बट यहाँ अपने आप पूरा पाथ आ गया। कैसे आया, क्योंकि ये देखो एक लोगो नाम की फाइल दिख रही है, logo.svg, तो इधर क्या लिखा हुआ है, import logo from logo.svg, उसको इंपोर्ट किया, और इस वेरिएबल को, ये एक वेरिएबल बन चुका है, इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज करने के लिए क्या लगाया, करली ब्रैकेट, और वेरिएबल यहाँ छोड़ दिया। वो वेरिएबल ने यहाँ पर एक पूरी फाइल बना दी। अगर मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा के 4+4 लिख रहा हूँ, 4+2 लिख रहा हूँ, तो आंसर में मुझे वहां 6 दिखेगा।
समझ में आया क्या हुआ? ये कोड किसका है? JSX का कोड है। इस JSX के कोड को कन्वर्ट करके रेंडर करवाया जा रहा है किस पे? HTML के पेज पे। अगर मैं इस करली ब्रैकेट के अलावा 4+4 लिख देता हूं, ब्रेक टैग लगाता है, और मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं 4+2, तो अब आपको यहां पर 4+2 अलग से लिखा हुआ दिखेगा। ये 6 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर करली ब्रैकेट लगे हुए हैं, और करली ब्रैकेट का मतलब है कि इसको एक जावास्क्रिप्ट के कोड के जैसे ट्रीट करो, और नॉर्मल मतलब इसको क्या करो, एक HTML के कोड के जैसे ट्रीट करो। समझ में आ रहा है? तो अब इसको वापस से अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझो कि app.js मेरा क्या एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट ने मुझे क्या दिया? JSX का कोड दिया। JSX के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट प्लस XML। XML का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? XML होती है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आप पढ़ रहे हो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, मतलब उससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट और XML दोनों का मिक्सचर कोड है कौन? JSX। इस कोड को कहां पहुंचाया गया? index.js के पास। किसने पहुंचाया? इस app.js वाले कंपोनेंट ने खुद ही जाके उधर छोड़ दिया। इसने क्या किया? इसने उसको रेंडर किया, मतलब रेंडर फंक्शन के अंदर डाला, और वो जो भी कोड वहां लिखा हुआ है, जो भी कोड यहां लिखा हुआ था ना, उसको यहां डाला, और यहां से इस कोड को कहां पहुंचाया? index.html के ऊपर। index.html में एक आईडी लगी हुई थी div पे, जिसका नाम क्या था? रूट। और इस रूट के अंदर लाके इस कोड को पहुंचाया। लेकिन जब यहां से इधर लेके आ रहे थे तब क्या किया? बीच में कन्वर्जन। किससे किस में कन्वर्जन किया? JSX के कोड से जो जावास्क्रिप्ट का कोड था उसको जावास्क्रिप्ट के कोड के जैसे ट्रीट किया, और जो HTML का कोड था उसको HTML के जैसे। तो इसको कैसे पता चला कि जावास्क्रिप्ट का कोड कौन सा है? तो जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था वो किसका कोड है? जावास्क्रिप्ट का। बाकी जो लिखा हुआ है कुशल, वो किस चीज का कोड है? HTML या CSS का कोड है। ठीक है? क्या वो मैसेज आया है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? फ्लो समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या होता है? एक कंपोनेंट। कंपोनेंट अपना कोड किसको देता है? index.js को। index.js उस JSX के कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड में, और किसको दे देता है? index.html को। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो किस चीज का कोड है? index.html का कोड है। लेकिन यहां तक पहुंचाया किसने? index.js ने। और index.js तक कौन लेके आया? app.js। समझ में आया? तो app.js क्या है? एक कंपोनेंट है। ठीक है? यहां तक कहानी समझ में आ रही है? कुछ पूछना चाहते हो तो पहले पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ। हाँ। मतलब समझा नहीं। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। कर सकते हो। मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम एक्स्ट्रा CSS किसी कंपोनेंट को एक्स्ट्रा CSS दे दो, तो जो बाकी सब है वो नॉर्मल चल रहे हैं, और कोई एक जो है वो अलग से चलने लग जाएगा। ठीक है? तो अभी देखो वापस से, हम लोगों ने फ्लो तो समझ लिया, लेकिन फ्लो समझते समझते एक वर्ड आपको सुनने में आया जिसका नाम क्या है? कंपोनेंट। ठीक है? अब ये जो वर्ड है कंपोनेंट, इसी के इन अराउंड आपकी पूरी दुनिया घूमेगी रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है? तो कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से इमेजिन करो। कंपोनेंट को जब भी कोई इनपुट देना है, जैसे मैंने क्या बोला कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे भी कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, और आप बोल रहे हो कि एक बार ही यूआई का कोड लिखना है, तो इन सब में अलग अलग इमेजेस कैसे दिख रही है, इन सब के अंदर अलग अलग टेक्स्ट कैसे दिख रहा है? तो जब भी आप कंपोनेंट को कुछ भी इनपुट में देना चाहते हो,
तो आप इनपुट देने के लिए कंपोनेंट्स को जिस चीज को यूज करते हो उसको बोला जाता है प्रॉप्स। ठीक है, कंपोनेंट को, ये जो इमेजेस कंपोनेंट के अंदर दिख रही है ना, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये सब इसको एज ए इनपुट दी गई है। ठीक है, एज एन इनपुट इनके पास आई हुई है। ये जो अलग अलग टाइप का टेक्स्ट दिख रहा है ये भी एज एन इनपुट इस कंपोनेंट के पास आया हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? तो कंपोनेंट को जब भी इनपुट देना होता है तब क्या यूज होता है? तो कंपोनेंट को देने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप्स, और प्रॉप्स हमारे लिए कंपोनेंट का इनपुट है। ठीक है, कंपोनेंट इंटरनली अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहता है तो वो एक चीज का यूज करता है जिसको बोला जाता है स्टेट। तो कंपोनेंट बाहर से क्या लेता है? प्रॉप्स। कंपोनेंट के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज है, ये कंपोनेंट का क्या है? इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट का इंटरनल स्टोरेज है वो कौन है? स्टेट। और कंपोनेंट जो आउटपुट देता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है JSX। ठीक है, कंपोनेंट का आउटपुट क्या होता है? JSX। कंपोनेंट के लिए इनपुट के लिए जैसे काम कौन करता है? प्रॉप्स। और कंपोनेंट इंटरनली अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहता है तो वो किसकी मदद से करता है? स्टेट की मदद से करता है। ठीक है, एक कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट के हिस्से हैं। प्रॉप्स उसके लिए क्या लेके आएगा संदीप? इनपुट लेके आएगा। ठीक है, स्टेट क्या करेगा उसके लिए? इंटरनली डेटा मैनेज करेगा। और JSX उसका क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब रिएक्ट को अगर अच्छे से समझना है तो एक लाइन अच्छे से समझ लो, रिएक्ट इज अ गेम ऑफ स्टेट। ठीक है, रिएक्ट जेएस सिंपली क्या है? इट इज अ गेम ऑफ स्टेट। अगर आपको कुछ भी करना है रिएक्ट के अंदर तो आपको किसके साथ खेलना है? स्टेट के साथ खेलना है। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, अभी वहां से बॉल मत फेंक देना कोई। ठीक है, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में अगर आपको 100 रन बनाने हैं तो आप क्या करोगे? बैट तो बाउंड्री से बाहर फेंकने से रहे। ठीक है, सामने वाला बैट फेंक के भी आपको मारेगा नहीं। सामने वाले के पास एक ही चीज होती है, जो क्या होती है? बॉल। यही बॉल है जो वो फेंकेगा, यही बॉल है जो आपको बाउंड्री के बाहर फेंकनी पड़ेगी बैट के थ्रू, हाथ से नहीं। ठीक है, यही बॉल है जो पकड़ी जाएगी तो आप आउट हो जाओगे। मतलब क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बॉल। इस बॉल के इन अराउंड सब कुछ चलता है। वैसे ही रिएक्ट के अंदर सब कुछ किसके इन अराउंड चलता है? स्टेट के अंदर चलता है। अगर आपको रिएक्ट में कुछ भी करवाना है तो आपको किसके साथ खेलना पड़ेगा? स्टेट के साथ खेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अभी जब ये मैं क्लिक कर रहा हूं और ये आगे जा रहे हैं ना या पीछे जा रहे हैं, ये भी रिएक्ट के अंदर स्टेट की वजह से जा रहे हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन, देखो। एसी चलानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। छोड़ो, आप लोग फिर कल 2-4 दिन छुट्टी पे चले जाओगे, फिर मुझे बोलोगे कि सर आपने एसी चलाई। अगेन देखो इधर, ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा अगला क्वेश्चन आ गया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये सब कुछ जो हो रहा है वो स्टेट के अंदर चेंज होने की वजह से हो रहा है। यहाँ जो भी हो रहा है, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, जैसे समझ लो मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो ये हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। बैक गया तो ये हाईलाइटेड है, उसके बैक में ये हाईलाइटेड है, जो मैंने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइटेड है। ये भी सब कुछ किसकी वजह से चल रहा है? स्टेट की वजह से चल रहा है। मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए और कुछ नहीं आता था, गेम फिनिश किया, तो फिनिश होने में जो यूआई चेंज हुई, मतलब जो आपको क्विजेस दिख रहे थे और अब आपको एकदम से रिजल्ट दिखने लग गया, वो भी किसकी वजह से हुआ? स्टेट की वजह से हुआ। वापस खेलना चाहते हो, वापस क्लिक किया, वापस इधर आ गए, इसमें भी कौन चेंज हो रहा है? स्टेट। ऊपर आपको प्ले और लॉगआउट दिख रहा है, लॉगआउट पे क्लिक करते लॉगआउट हो गए, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? स्टेट की वजह से हो रहा है। तो रिएक्ट में सिंपली आपको किसके साथ काम करना है? स्टेट के साथ काम करना है, और स्टेट अपने आप सारी चीजें करवाएगा। समझ में आ रहा है? वापस से समझ लो, हम जो यूज करने वाले हैं रिएक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होगा? कंपोनेंट। कंपोनेंट के हो, अगर प्रॉप कंपोनेंट को अगर इनपुट चाहिए, मतलब कंपोनेंट को अगर आपको इनपुट देना चाहते हो तो वो इनपुट किस तरीके से दोगे? प्रॉप्स की हेल्प से।
कंपोनेंट के अंदर अगर कुछ भी आप चेंजेस करवाना चाहते हो, जैसे अभी आपने देखा ना, वो कंपोनेंट के अंदर ही चेंज हो रहा था, मतलब वो एक कंपोनेंट था जिसमें नए क्वेश्चंस आ रहे थे नेक्स्ट क्लिक करने पे और प्रीवियस क्लिक करने पे। तो कंपोनेंट के इंटरनल अगर कुछ भी करवाना है तो वो कौन करेगा? स्टेट। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो कंपोनेंट हमें रिटर्न में क्या देगा? JSX का कोड। वही JSX का कोड बड़ा होके, यानी यहाँ पर जाके क्या बनेगा? HTML का कोड बनेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से याद रखना। रिएक्ट के अंदर ये 1 2 3 4 चीजें हैं बस, जिसको आपको अच्छे से ध्यान, मतलब ध्यान रखना है। सबसे पहला है प्रॉप्स, दूसरा है आपके कंपोनेंट्स, तीसरा है आपका स्टेट, चौथा है आपके इवेंट हैंडलिंग। ये 4 चीजें हैं। इवेंट हैंडलिंग मतलब, एक इवेंट हैंडलिंग मतलब कोई कहीं क्लिक कर रहा है, कोई माउस चला रहा है, कोई एंटर दबा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इवेंट हैंडलिंग है। हाँ, एक ही कंपोनेंट है, क्वेश्चन वहां नए लोड होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ऊपर जितने पेजेस हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं अपन और एक कंपोनेंट खुद का बना के देखते हैं। तो ये app.js जो है ना, मैंने उसको डिलीट कर दिया, इसके अंदर से सारा कोड उड़ा दिया और ये इंपोर्ट इंपोर्ट सब हटा दिया। ठीक है, अब आपको जब खुद का कंपोनेंट बनाना है तो आपको यहाँ पर SRC में आना है, राइट क्लिक करो, और मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम रखा है मैंने app.jsx। जो पहले आया था वो क्या था? app.js। जब आप JS लिखते हो ना, तो ये जो आपका कोड एडिटर है उसको लगता है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हो, तो इसलिए आपको HTML का कोड सजेस्ट नहीं करता ये। तो इसको समझाने के लिए अभी देखते हैं। देखो, एक फंक्शन बनाओ ऐप नाम से। एक चीज अच्छे से नोट कर लेना, चाहे तो रास्ते में जाते हुए टैटू करवा लेना हाथ पे, कि जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उनका नाम हमेशा क्या होगा? फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। किसी भी कंपोनेंट का लोअर केस में नाम नहीं लिखना है। समझ गए? मतलब ऐप का ए स्मॉल नहीं होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप हेडर नाम का कंपोनेंट बनाओगे तो आप हेडर नाम के कंपोनेंट को ऐसे ही कॉल करोगे ना। अब समझ लो आपने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो रिएक्ट को कैसे समझ आए कि आप हेडर टैग की बात कर रहे हो या आप हेडर कंपोनेंट की बात कर रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब आपने हेडर ऐसे लिखा है तो रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि आप हेडर टैग की बात कर रहे हो या हेडर कंपोनेंट की बात कर रहे हो? इसलिए हमेशा जितने भी कंपोनेंट्स होंगे पवन, उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, ये बताते हुए मेरे को कई साल हो गए लेकिन फिर भी मानते नहीं हो आप लोग। अभी देखना, जब चेक करूंगा ना मैं एक एक का, 1 2 दिन बाद, तब किसी न किसी के तो स्मॉल लेटर में बना हुआ होगा ही, कि सर कौन कैप्स लॉक दबाए ऑन करे, हमने लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये एक ऐप कंपोनेंट है, मतलब ऐप नाम का एक नॉर्मल सा फंक्शन है, और आपने यहाँ से किया रिटर्न, करली ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर मैंने एक H1 टैग बनाया जिसमें मैंने लिख दिया हेलो देयर। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ लिखा है, इस चीज को मुझे index.js पे पहुंचाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ऐप को एक्सपोर्ट किया यहाँ से, और फिर क्या करना है, यहाँ से आके इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./ऐप, इधर से जाके इसको इंपोर्ट कर लिया। JSX लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट समझदार है, अपने आप वहां से वो समझ जाएगा कि आप app.jsx की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ऐसी फाइल्स बनाओ मत सेम नाम से दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आके लिख दिया, ऐप कंपोनेंट को कॉल कर दिया। अब जब आप वापस जाओगे यहाँ पर, तो ये दिख रहा है आपको H1 आ गया इधर, हेलो देयर लिखा हुआ है। हुआ क्या, यहाँ से कोड उठा के इसके अंदर लेके गए और यहाँ से इधर पहुंच गया। अब यहाँ पर एक फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, देखो, जिसका नाम है index.css। ये दिख रही है, ये index.css नाम की फाइल है, और इसको कहाँ इंपोर्ट किया हुआ है? index.js के अंदर। अब मैं इधर आता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, ये क्लास का नाम रख दिया आपने, यहाँ पर आपने लिखा कलर रेड और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस क्लास को मुझे अगर यूज करना है तो मैं ऐप में जाके यहाँ पर क्या लिखूंगा?
क्लास नेम इक्वल्स टू एक क्लास। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? ये आगे इधर क्लास, और ऊपर हेड में अगर आप जाओगे ना, हेड में जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे और स्टाइल में जाओगे तो वो एक क्लास इधर भी आ गई। देखो हुआ क्या, जो भी इंडेक्स डॉट जेएस पे आएगा वो अपने आप कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस पूरी इकट्ठा होके सब कुछ कंपाइल होके कन्वर्ट होके कहाँ जाती है, इंडेक्स डॉट जेएस पे जाती है। ये इंडेक्स डॉट सीएसएस थी, इसको इंपोर्ट किया हमने ब्रिजमोहन कहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस पे। जरूर थोड़ी आप बात कर रहे हो तो भी मैं नाम लूंगा। ठीक है, तो ये यहां से इस पे आई और यहां से उठा के कहाँ डाल दिया, इसको एक इंटरनल सीएसएस के अंदर डाल दिया। आप जितनी भी क्लासेस यहां पर बनाओगे ना, ये सारी क्लासेस यहां पर आ रही है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो जितनी भी क्लासेस आप बनाते हो वो सब कुछ यहां पर आ जाएगी अपने आप। जितना भी आपने JSX का कोड लिखा है वो भी सब कंपाइल होके इस रूट एलिमेंट के अंदर अपने आप चला जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, अब देखो यहां पर आते हैं वापस, और ये मेरा एक कंपोनेंट है। जब भी आप कंपोनेंट के अंदर कोड लिखते हो JSX का, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो रूल नंबर 1 है वो ये है, एवरी टैग मस्ट बी आइदर क्लोज्ड और सेल्फ क्लोजिंग। मतलब जितने भी टैग्स आप लिखोगे या तो उनकी क्लोजिंग बनाओ कुशल ऐसे HR करके, ठीक है, आइदर दिस और दिस, दोनों में से कुछ तो एक करना पड़ेगा आपको। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड टैग और ये आपका सेल्फ क्लोजिंग। पहला रूल समझ में आ गया? जितने भी टैग्स आप लिखने वाले हो इधर, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग होने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप यहां पर क्लास लिख रहे हो तो क्लास ना लिख के आपको क्या लिखना होगा, क्लास नेम लिखना होगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे समझ लो आप HTML टैग में लेबल बनाते हो, लेबल बनाते हो तब आप फॉर लिखते हो, तो यहाँ पर फॉर नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर तो एक लूप होता है HTML, सॉरी जावास्क्रिप्ट में। तो आपको यहाँ क्या लिखना होता है, HTML फॉर लिखना होता है। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप, चला दी क्या इसी, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि मोस्टली जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज होंगे। मतलब इस रूल को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी अ एट्रीब्यूट, कैन नॉट बी एन एट्रीब्यूट। जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ एट्रीब्यूट नहीं बन सकते। जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स मतलब क्या, फॉर एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स होते थे वो सारे के सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट के जैसे यूज नहीं हो सकते। उन सबका कुछ ना कुछ और तोड़ निकाल रखा है किसने, रिएक्ट ने, यानी JSX ने निकाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग रूल जो JSX का है कि सबका मालिक एक, ये आपने सुना होगा साईं बाबा के मुंह से। सेम यहाँ पर भी है रिएक्ट जेएस में, एवरी थिंग मस्ट हैव अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, पेरेंट ना लिख के पेरेंट एलिमेंट लिख दो। तो एवरीथिंग मस्ट हैव अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट, हर किसी का क्या होना चाहिए, एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। अब इस चीज को समझने के लिए पहले यहाँ पर समझ लो फिर लिख लेना इसको। ये जो ऐप कंपोनेंट है ना, उसको मैंने एक बार और कॉल किया। ठीक है, दो बार ऐप कंपोनेंट कॉल किया तो ये लाइन मुझे दो बार लिखी हुई दिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि रिएक्ट क्या बोलता है कि इन दोनों का सिंगल पेरेंट तो कोई है ही नहीं, इन दोनों के अंदर कोई सिंगल पेरेंट तो नहीं है। तो आपने बोल दिया सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यहाँ मैं डिव लिख देता हूँ और इन दोनों को डिव के अंदर बिठा देता हूँ, हो गया सिंगल पेरेंट। अब ऐप कंपोनेंट 2 बार कॉल किया आपने, देखना यूआई 2 बार दिखेगी यहाँ पर, दिख रही है, मतलब सेम चीजें 2 बार रिपीट हो रही है ना। बट क्या मैंने 2 बार h1 टैग लिखा कहीं, 2 बार क्लास लिखी, कुछ नहीं किया, मैंने तो एक ही बार बनाया है यहाँ पर, और ये 2 बार अपने आप यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि रिएक्ट ये बोलता है कि एवरीथिंग मस्ट हैव अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट, सबका मालिक एक होना चाहिए। तो इन दोनों का भी एक ही पेरेंट एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, डिव, मल्टीपल तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं डिव क्यों लगाऊं, हो सकता है कि मैंने डिव को कोई सीएसएस दे रखी हो तो वो यहाँ भी लग जाएगी, मुझे तो नहीं चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? डिव टैग अगर मैं लगाता हूँ और मैंने डिव को कोई सीएसएस दे रखी होगी तो वो यहाँ भी लग जाएगी। सेक्शन टैग लगाता हूँ तो सेक्शन को सीएसएस दे रखी होगी, वो यहाँ लग जाएगी। हेडर टैग लगाऊं, फुटर टैग लगाऊं, इनका पेरेंट अगर मैं किसी को भी बनाता हूँ किसी भी टैग को, तो अननेसेसरी उन पे लगने वाली सीएसएस इस पे भी लग जाएगी ना, जबकि हमें चाहिए ही नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो रिएक्ट जेएस बोलता है कि चलो आपके इतने दुख है जीवन में, तो एक चीज मैं और देता हूँ, एवरीथिंग मस्ट हैव अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट और रिएक्ट फ्रेगमेंट। हर किसी का क्या होना चाहिए, या तो एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए या रिएक्ट फ्रेगमेंट होना चाहिए। रिएक्ट फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं? तो ऊपर देखो इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, दिख रहा है, रिएक्ट के पैकेज से रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर रिएक्ट जेएस का ही तो कोड लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग कोड लिख रहे हो यहाँ पर अलग अलग तरीके से, रिएक्ट तो एक पैकेज है जो इसको कंपाइल करवा रहा है। तो आपने लिखा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ओपन और यहाँ पर क्लोज, ठीक है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ओपन एंड क्लोज। अब मैंने पेरेंट एलिमेंट में किसको डाल दिया, रिएक्ट फ्रेगमेंट को डाल दिया। अब जब आप यहाँ पर जाओगे तो कुछ भी आउटपुट में नहीं दिखेगा, देखो कोई आया इनके बाहर, कोई नहीं आया, क्योंकि रिएक्ट फ्रेगमेंट कंपाइल होके हट गया अपने आप। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? पक्का? रिएक्ट फ्रेगमेंट जो है वो कंपाइल हुआ और यहाँ से अपने आप हट गया, ये आपको ऐसे नॉर्मल ही दिखेंगे। इसकी जगह मैंने डिव लगा रखी होती तो क्या होता, मुझे यहाँ पर डिव भी आती, जो कि अननेसेसरी आती, मेरे तो काम की नहीं है ना, ये आई ना इनके बाहर एक डिव। तो इसके बदले आप क्या यूज कर सकते हो, रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हो। लेकिन कईयों को इसमें भी आलस आएगा कि सर पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करो फिर रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखो। तो इसका भी सॉल्यूशन है रिएक्ट के पास। रिएक्ट बोलता है कि कुछ मत करो आलसी, बस खाली एम्प्टी टैग तो बना सकते हो, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एम्प्टी टैग्स बनाने हैं जिसमें नाम कुछ मत लिखना, ठीक है। इसको भी रिएक्ट फ्रेगमेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, क्या है प्रेम, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिख दो, ये है पहला तरीका। और अगर इसमें इसको भी करने में आपको आलस आ रहा है तो दूसरा तरीका है एम्प्टी टैग्स, ये भी रिएक्ट फ्रेगमेंट्स है। समझ में आ रहा है? तो रिएक्ट जेएस में कोड लिखने के 3 मेजर रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि हर टैग की क्या होनी चाहिए, अपनी क्लोजिंग होनी चाहिए कुशल। फिर दूसरा रूल क्या है, आपका फोन आ रहा है क्या कुछ, नहीं आप ऐसे धीरे धीरे नीचे चले गए इसलिए, ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि हर एक टैग की क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के वो एट्रीब्यूट के जैसे यूज नहीं किए जा सकते। जैसे फॉर एक कीवर्ड है तो फॉर को एट्रीब्यूट के लिए यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि हर एक एलिमेंट का, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप बना रहे हो उन सबका या तो सिंगल पेरेंट एलिमेंट हो या फिर क्या हो, रिएक्ट फ्रेगमेंट हो। यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर आप कहीं भी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाए या जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दो, मैथ डॉट रैंडम, ये आपको एक रैंडम नंबर निकाल के दे देगा। आ रहा है देखो रैंडम नंबर, दोनों में सेम रैंडम नंबर क्यों नहीं आ रहा है प्रेम? तो कोड तो एक बार ही लिखा हुआ है ना, जो कोड है ना वो आपने एक बार लिखा है बट कंपोनेंट 2 बार कॉल हो रहा है। मतलब कि रिएक्ट बस आपके लिखने की मेहनत बचा रहा है, कोड तो वो पूरा खुद वापस से एग्जीक्यूट कर ही रहा है,
आपके लिखने की मेहनत बच गई बस खाली। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब आप इसमें जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड चला सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया न्यू डेट टू डेट स्ट्रिंग। ठीक है, डेट अलग अलग क्यों नहीं आ रही फ्रेम? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो आपने एक बनाया कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के अंदर आपने JSX का कोड लिखा है, और JSX के कोड को आपने यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ से index.html पे अपने आप इसने भेज दिया, और ये आपका आउटपुट आ रहा है। समझ में आ रहा है? जब ये आपका उतना सारा कोड कंपाइल हुआ ना, तो यार डेवलपर्स टूल में सोर्सेस लिखा हुआ है। सोर्सेस में आपको यहाँ दिखेगी स्टैटिक के अंदर JS नाम का फोल्डर, JS नाम के फोल्डर में बंडल डॉट JS लिखेगी, और ये सब कुछ यहाँ दिखाने के लिए इतनी सारी जावास्क्रिप्ट का कोड पीछे चल रहा है। ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, अभी समझना भी नहीं है। अभी हमको सिर्फ 4 चीज़ों को अच्छे से समझना है। कंपोनेंट्स, फिर कंपोनेंट्स के बाद में, मतलब कंपोनेंट आपको समझ में आ गया, फिर प्रॉप्स, स्टेट और इवेंट हैंडलिंग। बस ये समझ में आने के बाद सब कुछ आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ना, जो तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनको तो मैं अब क्या ही बोलूँ कर। कोई तीसरी बार तो नहीं पढ़ रहा है ना? आप लोग भी तो दूसरी बार ही पढ़ रहे हो ना? क्यों, आपने पहले कब पढ़ी? नहीं नहीं, इनको कह रहा हूँ, ये नितेश और कौन बैठा है आज? संदीप भी है, राकेश भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो सिंपल सा फ्लो है रिएक्ट एप्लीकेशन का। एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट से किसके पास जाता है? इंडेक्स डॉट जेएस के पास। इंडेक्स डॉट जेएस के पास जो जाता है वो JSX का कोड है। JSX के कोड को कंपाइल करके कहाँ भेजा जाता है? इंडेक्स डॉट HTML पे। वहाँ पर HTML का कोड अलग, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग, और CSS का कोड अलग हो जाता है। इन सबको करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है? एक तरीके का ऐसा कोड जिसमें UI और फंक्शनैलिटी का लॉजिक मतलब बना हुआ है पूरा। जितनी बार चाहिए उतनी बार आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के बंडल बना दिया उसका, जितनी बार चाहिए यूज करो। अब उसके अंदर अगर आपको अलग अलग टाइप का डेटा भेजना है तो क्या यूज होगा? प्रॉप्स। उसके अंदर किसी डेटा को मैनेज करवाना है तो क्या यूज होगा? स्टेट। और उससे जो आउटपुट आएगा वो क्या कहलाएगा? JSX, यानी जावास्क्रिप्ट एंड एक्सेम्पल। ठीक है, फिर क्योंकि आप अंदर स्टेट को मैनेज कर रहे हो, तो अंदर कुछ भी चेंज करवाना है तो कौन चेंज करवाएगा? स्टेट ही चेंज करवाएगा। और जब JSX का कोड आप लिख रहे हो तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला रूल है कि हर किसी को क्लोज करो या सेल्फ क्लोजिंग बनाओ। दूसरा रूल है कीवर्ड्स को एट्रीब्यूट के जैसे यूज मत करो। और तीसरा रूल क्या है? हर किसी का या तो सिंगल पेरेंट बनाओ या रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाओ। ठीक है, ये सारी चीजें जब कल आप आओगे तो मैं आपको पूछूंगा वापस से। कुछ लिखना है इसमें से? ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हो? समझ में आ रहा है? ये क्या था? हाँ हाँ भी नहीं था, ना भी नहीं था।